चेंज हो जाएगा। ज्यादा खर्चा पड़ रहा था। हेलो। Yes, Good morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। आज जो है स्टूडेंट्स, एक टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट टर्म पर आप लोगों को जो है कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द टू सेल बाय द पोटेंशियोमीटर आपको बताया गया था, जिसमें फार्मूला था E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। ये फार्मूला बताया गया था। आज टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। आवाज क्लियर पहुंच रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। Yes, sir. डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। ये आपका हेडिंग है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे, किस तरीके से जो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो बीटेक ए पोटेंशियोमीटर वायर, बीटेक ए पोटेंशियोमीटर वायर AB, AB is a potentiometer wire. Point A, we add a cell, battery, ammeter and rheostat. This is the rheostat and इस पॉइंट को लाकर हमने B से ऐड कर दिया। क्या देखा आपने कि A एंड B के बीच एक सेल, एक बैटरी, चलिए इसका नाम हमने B1 रख दिया। अमीटर, रिहास्टेट को हमने ऐड कर दिया, ये रिहास्टेट है RH। ठीक है। जिस सेल का इंटरनल ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इस सेल का, चलिए इस सेल को हमने E ले लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, जो हमें कैलकुलेट करना है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को A से हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। निगेटिव टर्मिनल को ला करके हमने एक गैल्वेनोमीटर और एक जाकी से ऐड कर दिया, ये जाकी हो गया। इस सेल के पैरेलल ऑर्डर में एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इसके साथ ऐड कर दिया, यहां पर एक हमने की लगा दिया, यहां एक की लगा दीजिए आप,
ये हो गया K1 और एक की यहां लगा, यहां आप ऐड कर दीजिए, इसको हमने K2 नाम दे दिया और ऐसे हमने ऐड कर दिया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो आपका आर का काम करेगा। ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम आप क्लियर देख लीजिए। ए एंड बी के बीच एक बैटरी, अमीटर, रिहास्टेट की को ऐड कर दिया। फिर जो है जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से, निगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से ऐड करके जॉकी से ऐड कर दिया। और इस सेल के पैरेलल एड्रेस में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड कर दिया और एक की ऐड कर दिया और इसको ले जाकर के सेल के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये फिगर हो गया। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे? तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। एक हमने स्टेप फर्स्ट ले लिया। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, देखिए, इनिशियली we put on the switch K1 into the circuit while the switch K2 is open। मतलब मैंने ये कहा कि फर्स्ट टाइम हम स्विच K1 को ऑन कर देते हैं और K2 जो है ओपन सर्किट में होता है, यानी ये ऑफ होता है। इसको हम ऑन करते हैं और ये ऑफ रखते हैं। जब स्विच K1 को ऑन कर देते हैं तो इस बैटरी से करंट पोटेंशियोमीटर वायर में फ्रॉम ए टू बी मूव करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस जॉकी को हम जो है मूव कराना शुरू करते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर पर। तब तक आप मूव कराएंगे जब तक कि आपको नल पोजीशन ना मिल जाए। इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब एपरेटस पर जाएंगे तो डायरेक्ट आप जो है अगर जॉकी को आप रख दिए और आपको नल पोजीशन मिल जाएगा, ये नहीं। आप इसके लिए इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर इस पोटेंशियोमीटर वायर पर पुटअप करना होगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा इस वायर पर जिस पॉइंट पर नल पोजीशन आपको मिलेगा। तो लेट अस कंसीडर, सपोज कर लीजिए कि when the jockey is put on at the point J on the potentiometer wire, then null position is obtained। हमने लेट अस कंसीडर कर लिया कि हमने जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट J पर पुटअप किया और हमको नल पोजीशन मिला, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो जब J पॉइंट पर नल पोजीशन आपको फाइंड आउट हो रहा है तो उस समय A एंड J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दैट इज द इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा बिकॉज सेल इज इन द ओपन सर्किट। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या मिला कि जब हम जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट J पर हम पुटअप कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नल पोजीशन मिल रहा। तो नल पोजीशन मिलने का मतलब कि ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके सेल के ईएमएफ के इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल आपका ओपन सर्किट में है, सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा स्टेप क्या मिला, E इज इक्वल टू KL1। आप कहेंगे L1 क्या है, तो ए एंड जे के बीच का लेंथ है। वेयर L1 इज द length of, where AJ is the length between A and J, यानी A and J के बीच का ये लेंथ हो गया L1। और K आपने पढ़ा था फर्स्ट टाइम भी हमने बताया था आपको, तो K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनेशन भी आपको बताया था। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट्स यूनिट इज द वोल्ट पर मीटर। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप में आप ये लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे आप। सेकेंड स्टेप, आइए अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे उसके बाद देखिए। स्विच K2 इज ऑन एंड एडजस्ट द रेजिस्टेंस,
इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से किसी सुटेबल रेजिस्टेंस को पिक आउट कर लिया और इस स्विच K2 को ऑन कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है इस सेल से भी आपका करंट का फ्लो होगा, लेकिन उस समय रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि हमने इसमें से रेजिस्टेंस को पिक आउट कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स पर बहुत सारे आपके पॉइंट बने होते हैं, जिस पर आपका 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 500, 1000, 2000 ओम लिखा रहता है। तो जिस पॉइंट को आप पिक आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, उतने ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में वर्क करना शुरू कर देगा। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से किसी सुटेबल रेजिस्टेंस को हमने पिक आउट करके स्विच K2 को ऑन कर दिया। उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद हम इस जाकी को फिर इस पोटेंशियोमीटर वायर पर मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने जाकी को J' पॉइंट पर रखा। सपोज कर लीजिए कि इस कंडीशन में हमने जाकी को जब J' पॉइंट पर पुट किया तो गैल्वेनोमीटर में नल पोजीशन फाइंड आउट हुआ। गैल्वेनोमीटर में नल पोजीशन का फाइंड आउट होने का मतलब यह हुआ कि अब A एंड J' के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल्स नहीं होगा, क्योंकि सेल से अब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो चलिए A एंड J' के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम V अगर ले ले तो V का वैल्यू जो होगा वो KL2 होगा, वेयर L2 इज द लेंथ बिटवीन द A एंड J'। तो सेकेंड स्टेप में आपको यही लिखना होगा। जब सेकेंड स्टेप आप स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से किसी सुटेबल रेजिस्टेंस को पिक आउट करके हम जो है स्विच K2 को ऑन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी स्लाइड द जाकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। लेट अस कंसीडर व्हेन द जाकी इज पुट एट द पॉइंट J' on the potentiometer wire, then galvanometer shows the null position. In this, the potential difference between A and J' is equal to KL2, where L2 is the length between A and J'। ये मैंने आपको स्टेप कहा। तो सेकेंड स्टेप में आ जाएगा KL2, where L2 is the length between A and J', where L2 क्या है? तो L2 is the length between A and J'। तो in this way you can get two equation। आपने क्या देखा कि दो इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गया। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड दो इक्वेशन फाइंड आउट किए। अब हम यहां पर स्टेप लिख रहे हैं कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टेप होगा E/V इज इक्वल टू KL1 अपान KL2, K से K कैंसिल्स, E/V इज इक्वल टू L1 अपान L2। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हुआ। लेकिन हमको तो कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताया गया, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला भी बताए थे आपको। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन द ब्रैकेट E/V -1। ये फार्मूला आपको बताया गया था। स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E/V -। हेलो, आवाज पहुंच रही है स्टूडेंट? हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. आ रही है आवाज। हेलो, Yes, sir. आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. ठीक है। देखिए, तो आपको ये फार्मूला बताया गया था
कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन द ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1, ये बताया गया था फार्मूला। हम क्या करते हैं कि इस E अपॉन V का जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, इसको उसमें ले जाकर क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो जब पुटअप आप करेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R एंड L1 अपॉन L2 माइनस 1, फाइनल ये फार्मूला आपको मिला। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1, L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये फार्मूला मिला। अब देखिए इस फार्मूले से आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप लैब के अंदर जाएंगे, आप पोटेंशियोमीटर पर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे आप, तो उस समय आप क्या मीजर करेंगे, आप केवल हमको L1 और L2 मीजर करना है, क्योंकि कैपिटल R का वैल्यू तो हमको पहले से नोन है, यहां से हम मीजर कर लेंगे। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम जिस रेजिस्टेंस को पिक आउट करेंगे वही कैपिटल R का वैल्यू है, तो ये नोन क्वांटिटी हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक बार हमने J पर रखा तो नल पोजीशन मिला, तो A एंड J के बीच का लेंथ L1 हमने मीजर कर लिया, स्केल लगा होता है। फिर एक बार हमने J डैश पर जब जॉकी को रखा तो नल पोजीशन फाइंड आउट हुआ, अब हम लेंथ L2 को मीजर कर लिया। जब L1 L2 लेंथ हमको मीजर हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, तो उस फार्मूले में पुटअप करने के बाद हमको डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था आपका टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय द पोटेंशियोमीटर, और यही पॉइंट लास्ट था। इसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन हम इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म से आप जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले एक बार फिर इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पुटअप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? हेलो, यस सर। कोई डाउट है तो पुटअप करिए। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, मतलब इस फार्मूले में कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, दो है आपका एप्लीकेशन। आप पोटेंशियोमीटर के अंतर्गत आपको दो चीज बताया गया था, एक तो कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और सेकंड बताया गया था टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस बाय द पोटेंशियोमीटर। ये दोनों एक बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो वहां भी आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रैक्टिकल में दिया जाता है फ्रीक्वेंटली। तो आइए, ये पॉइंट आपका दी एंड है। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि आइए हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दें। न्यूमेरिकल्स बहुत ही डिफिकल्ट नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो स्टेप आपको बताया गया, फार्मूला याद है, अगर आपको यदि प्रिपेयर्ड है तो क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद फार्मूले पर पुटअप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, हम जो न्यूमेरिकल्स आपको दे रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, ये बोर्ड में आ चुका है न्यूमेरिकल्स। अब क्वेश्चन हम लिख ब्लैक बोर्ड पर नोट कर देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से आता है और कैसे सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन को आप पहले सीरियसली उसको स्टडी करिए, स्टडी करने के बाद जो भी उसमें वैल्यू दिया है उसको सिंबल के रूप में लिखिए, और जो वैल्यू पूछ रहा है उसके आगे इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए, और उसके बाद आप स्टार्ट करिए कि इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला आपका यूज होगा, उस फार्मूले पर ले जाकर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपको। क्वेश्चंस, ए पोटेंशियोमीटर with
1.5 volt cell is used. A potentiometer with 1.5 volt cell is used for finding the internal resistance. Find the internal resistance of a cell 1.2 volt. The balance point comes at 65 centimeter. If a resistance of 10 ohm is used, then balance point changes to 55 centimeter. Calculate स्मॉल आर, यानी आपको स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, किसी ना किसी ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका होगा, हो सकता है कि 10 ईयर बिफोर आ गया हो, लेकिन कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जो हमने आपको दो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन में दो बताया, कंपैरिजन बिटवीन द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और सेकेंड मैंने बताया आपको टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये आपको स्टेप बताया गया। अब कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो ये पोटेंशियोमीटर विथ 1.5 वोल्ट सेल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल 1.2 वोल्ट. The balance point comes at 65 centimeter. If a resistance of 10 ohm is used, then balance point changes 55 centimeter. Calculate the small r. अब आइए, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि कैलकुलेट द आर. आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1. ये अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं. ए पोटेंशियोमीटर विथ 1.5 वोल्ट सेल इज यूज्ड, यानी हम 1.5 वोल्ट सेल को यूज कर रहे हैं किस लिए, फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ 1.2 वोल्ट. यानी जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका जो है ईएमएफ 1.2 वोल्ट है. अब कर रहा है कि एंड बैलेंस पॉइंट कम्स टू 65 सेंटीमीटर. तो आपने क्या पढ़ा, अभी फार्मूला पढ़े हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1. ये फार्मूला आपने पढ़ा है. अब आप बताइए कि आप देखिए द बैलेंस पॉइंट कम्स एट 65 सेंटीमीटर. इफ ए रेजिस्टेंस 10 ओम इज यूज्ड, यानी कैपिटल आर का वैल्यू हो गया आपका 10 ओम, देन बैलेंस पॉइंट चेंजेस 55 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि L1 का L1 L2 वैल्यू दिया है, तो इस फार्मूले का यूज हमको करना है. लेकिन अब आइए, पहला दिया है हमारा 1.5 वोल्ट, cell is used to find the internal resistance of a cell 1.2 volt. The balance point comes 65 centimeter. इसका मतलब कि L1 is equal to 65 सेंटीमीटर, और जब हम R का वैल्यू कितना
10 ओम हम यूज कर लेते हैं तो कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट L2 का वैल्यू 55 सेंटीमीटर हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया है। और दिया है E/V। अब रही बात E/V का वैल्यू निकालना है, तो E/V के अंतर्गत क्या निकालेंगे आप? E/V कैसे निकालेंगे आप? E/V का मतलब हो गया कि E हो गया आपका कितना 1.5 वोल्ट और V हो गया 1.2 वोल्ट। यहां पर वैल्यू हम पुटअप कर देते, L1 L2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये कि और पीछे आप जाइए, ए पोटेंशियोमीटर विथ 1.5 वोल्ट सेल इज यूज्ड। इसका मतलब कि हमने 1.5 वोल्ट सेल इसमें यूज किया है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उसका ईएमएफ दिया है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो अगर हम इस वैल्यू को अगर सॉल्व कर दें कि E/V का वैल्यू कितना होगा, तो क्या हम E/V की जगह पर वैल्यू L1/L2 ले सकते हैं? यस सर, ले बिल्कुल सकते हो ना, जो फार्मूला हमने पीछे डिराइव किया था। तो अब आप बताओ कि E/V इज इक्वल टू L1 की जगह तो 65 हो गया और L2 की जगह अपॉन 55 55 हो गया। 55। अब इस E/V और R का वैल्यू क्वेश्चन में 10 ओम दिया ही है, तो हम क्या करते जी हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R की जगह 10 और E/V 10 की जगह 65/55 65/55 माइनस माइनस 1 1। लिख सकते हैं। स्मॉल r जी इज सर, इक्वल टू 10 65 माइनस 55/55। स्मॉल r इज इक्वल टू 10 माइनस कर दीजिए इंटू 0 10 10/55 हो गया। 55। अब सॉल्व यस सर, करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2 10 2 जा 20/11 20/11 1.8। 20/11 हुआ। तो 20/11 को सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 11 1 जा 11 9 बचेगा, डेसिमल बढ़ाकर 0 ले जाएंगे 90 11 8 जा 88 छोड़ दीजिए आप 1.8 ओम। 1.8। तो आप बताइए इसमें कहां दिक्कत हुआ? ये बोर्ड का सवाल है। अगर आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता है, चैप्टर पढ़ाते समय जब आपने ध्यान से अगर उसको स्टडी किया है, तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आपको बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। तो देखिए ये बोर्ड में आया था 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को डाउट? सर उसमें E और V की भी तो वैल्यू दी है 1.5 वोल्ट और 1.2 नहीं नहीं वोल्ट। नहीं, तो ऐसा है कि दिया है ना, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। ऐसा है कि E/V का वैल्यू दिया है, लेकिन बैलेंस पॉइंट भी तो दिया है। लेकिन ये तो वो बैटरी है जो हमने सर्किट डायग्राम बनाए हैं जिसमें बैटरी B1 रखा है, वो उसका ये वोल्टेज है, याद करिए। और जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका वैल्यू दिया है 1.2 वोल्ट। समझ में आया? तो अब रही बात यह है कि फिर दे रहा है कि यहां पर बैलेंस पॉइंट कम्स टू 65 एंड लास्ट में कह रहा है कि 55। तो जब हम रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट तो 65 आया, तो हमने इसको तो L1 ले लिया। और जब हम रेजिस्टेंस 10 ओम को पिक आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो तब बैलेंस पॉइंट घर कम होकर के आपका 55 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये L1 हो गया और ये क्या हो गया? L2 हो गया। तो हमको L1 और L2 वैल्यू दिया हुआ है, तो आप डेरिवेशन करते समय याद करिए कि फार्मूला में आपको बताया गया था E/V इज इक्वल टू L1/L2। तो हम डायरेक्ट यहां से E/V का वैल्यू निकाल दिया। और जब E/V का वैल्यू निकल जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, इस फार्मूला में आप रख दीजिए कैपिटल R का वैल्यू, E/V का वैल्यू, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सिंपली ऐसे सॉल्व कर देंगे। आप याद करिए कि जो सर्किट ड्राइव अभी हमने बनाया था उसमें हमने एक बैटरी B1 लिया था और उस बैटरी का कैलकुलेशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया था। याद करिए कहीं भी उसमें उस बैटरी का वोल्टेज यूज नहीं किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस बैटरी को ऐड किया गया है ताकि सर्किट कंप्लीट हो। सबसे पहले बैटरी के ही स्विच को ऑन करते हैं ताकि पोटेंशियोमीटर वायर AB के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए, है ना। उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन हम जो फार्मूला डिराइव करते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है, उसमें बैटरी के वोल्टेज का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ना ही कहीं उसमें यूज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये तो हमने इतना वोल्ट हमने बैटरी पोटेंशियोमीटर वायर में ऐड कर दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट जो हमारा हो रहा है वो किस सेल पर हो रहा है? 1.2 पर हो रहा है। तो हमें 1.2 रियल में 1.2 का ही यूज कर रहे हैं और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उसका यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। In a potentiometer arrangement, a cell in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.20 volt gives a balance point. ये 1.20 है, 1.20 है, EMF 1.20 gives a balance point at 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर. This cell is now replaced. This cell is now replaced by another cell of unknown EMF. Unknown EMF. The ratio of EMF, the ratio of EMF of two cells is 1.5 volt. Calculate the difference in balancing length. Balancing length of wire in two cases. देखिए ये क्वेश्चंस है इन ए पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.20 वोल्ट. जब हम पोटेंशियोमीटर में 1.20 वोल्ट का सेल लेते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट 30 सेंटीमीटर पर आया. इसका मतलब कि L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. क्लियर दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखिए बैलेंसिंग पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर हो गया. दिस सेल इज नाउ रिप्लेस्ड. पहले सेल हमने 1.20 वोल्ट का लगाया था तो बैलेंसिंग पॉइंट 30 सेंटीमीटर पर मिला. अब उस सेल को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पर हमने अनदर सेल हमने यूज कर दिया जिसका ईएमएफ हमको नहीं मालूम है. ठीक है, उस समय जब हमने बैलेंसिंग पॉइंट पता करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में उसके लिए बैलेंसिंग पॉइंट नहीं दिया है. अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल. रेशियो का मतलब कि पहले सेल का ईएमएफ E1 और सेकेंड सेल का ईएमएफ E2, इन दोनों का रेशियो दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 दिया है आपका. द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल इज, वोल्ट नहीं रहेगा, रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता. तो द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल इज 1.5. तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इन टू केस. तो पहले केस में लेंथ L था, सेकेंड केस में जब हमने सेल को रिप्लेस कर दिया दूसरा सेल मैंने यूज किया
तो सपोज कर लीजिए कि उस समय बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गया, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ, यानी दोनों बैलेंसिंग लेंथ जो L1 L2 है उसका डिफरेंस आप बताइए। क्या बताइए? डिफरेंस। तो आइए आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2, जो अभी आपको बताया गया। अब बताइए कि E1 अपान E2 का वैल्यू 1.5, L1 का वैल्यू 30 दिया है और यहां से L2 आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो L2 इज इक्वल टू 30 अपान 1.5, और जब डेसिमल को खत्म करेंगे तो ऊपर 30 और नीचे 15, 15 टू जा 30, यानी L2 का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है कि डिफरेंस इन लेंथ, तो यहां पर आप लिखेंगे डिफरेंस इन लेंथ, तो डायरेक्ट हम शार्ट में लिख रहे हैं, L1 का वैल्यू 30 था और L2 का वैल्यू 20 हो गया, तो डिफरेंस इन लेंथ का मतलब हो गया L1 माइनस L2। यही ना पूछा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ। तो L1 आपका जो है 30 सेंटीमीटर पर आपका नल पोजीशन मिल रहा है, जब अननोन सेल को जब आप ऐड कर दे रहे हैं तो उस समय आपका जो है नल पोजीशन 20 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वायर, तो L1 माइनस L2 यानी 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये 20 L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि डिफरेंस इन लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अब बताइए कि आपका जो थ्योरी आपने पढ़ा और उस थ्योरी पर जो बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, चैप्टर से रिलेटेड ही आपका होगा, फार्मूला से रिलेटेड होगा, बस इसमें थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर एंड हो जा रहा है। आवाज पहुंच रही है? हेलो? यस सर। आ रही है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये चैप्टर आपका एंड हो गया, कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट पूछना चाहेंगे? हेलो? हेलो? हाँ नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अब ये बताओ कि अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आप लोग ये बताइए कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं? सर 4th चैप्टर स्टार्ट किया है। फोर्थ? हाँ, यस सर। Yes, sir. यस सर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। यस सर। हाँ जी। Yes, sir. तो ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है? आप 6th पढ़ाइए ना, 6ठा चैप्टर पढ़ाइए। छठा चैप्टर? यस सर। छठा चैप्टर मतलब ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो? सर 4था चैप्टर Fourth पढ़ा रहे हैं chapter और चौथा पांचवा एक ही साथ पढ़ाएंगे। चौथा पांचवा एक ही साथ पढ़ाएंगे? मतलब वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो चाहते हैं कि मैं ही दोनों पढ़ा दूं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और आपको बोला कि आप 6ठा 7वां दोनों पढ़ा देते तो सही रहता। छठा और सातवां? अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो चौथा पांचवा, लेकिन ये चैप्टर बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे उतना आगे जाएंगे लेकिन पीछे से तो कांटेक्ट होगा चैप्टर का ना। ये बताओ कि हम एक ही बार उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो अभी आप स्टार्ट किए हो या कुछ पढ़ लिए हो फोर्थ चैप्टर में? मतलब अभी जो सर, फोर्थ, पढ़ लिया है कुछ। पढ़े हैं कुछ कुछ। मतलब कहाँ तक टॉपिक पढ़ा दिए हैं? हेलिकल पाथ तक। हेलिकल पाथ? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, यानी हेलिकल पाथ तक आपको पढ़ा दिए हैं। तो अभी स्टार्टिंग केस है, समझ में आया? अभी स्टार्टिंग केस उनका चल रहा है, तो अभी उसके बाद वो चैप्टर है, उसके बाद नेक्स्ट है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलिकल पाथ तक आपको पढ़ाया है। हेलिकल पाथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में अगर थीटा डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है, यानी